हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग बहुत ही हेल्दी और हैप्पी होंगे। स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक समाजवाद, क्योंकि आपके नेट का एग्ज़ाम एकदम से पास है और आपको जल्दी जल्दी रिवीजन भी करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। समाजवाद पे आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट, हिंदी में समाजवाद अंग्रेजी के समाजवादी सोशिएटस के बनने वाले सोशलिज्म का शाब्दिक अनुवाद है। अंग्रेजी में इस शब्द का वर्तमान अर्थ में पहला प्रयोग हंट के अनुसार 1826 में कोऑपरेटिव मैनेजर नाम की पत्रिका में रॉबर्ट ओवन के अनुयायियों के लिए किया गया था। स्टूडेंट, 1832 ईस्वी में फ्रेंच समाजवादी विचारक सेंट साइमन के अनुयायियों की पत्रिका में इसका प्रयोग शुरू हुआ और इसके बाद इस अर्थ में इस शब्द का लगातार व्यवहार होने लगा। शुरू में ये व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में ऐसी विचारधारा थी जिसमें संपत्ति पर व्यक्ति की अपेक्षा समाज का स्वामित्व अधिक आवश्यक और उपयोगी माना जाता था। इसलिए समाजवाद शब्द का प्रयोग इस अर्थ में प्रचलित हो गया। स्टूडेंट, वर्तमान समय में समाज को एक स्वेच्छापूर्वक बनाया जाने वाला संगठन और राज्य को एक आवश्यक बाध्यकारी शक्ति रखने वाली संस्था समझा जाता है और समाजवाद का संबंध समाज की अपेक्षा राज्य से अधिक माना जाता है। स्टूडेंट, हमारी ऑफलाइन क्लास भी आप सभी के लिए, आप सभी लोग घर बैठे हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नेट की तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारी क्लासेस टीजीटी, पीजीटी, यूपीटीटी, सुपर टेट इन सभी के लिए है। तो आप सभी लोग अगर चाहें तो घर बैठ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली मैं उन गर्ल्स को कहना चाहूँगी जो हाउसवाइफ हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो एक बार ट्राई करें हमारी ऑफलाइन क्लास। साथ ही साथ अगर जो जॉब कर रही हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, आसपास बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके आसपास कोचिंग की सुविधा नहीं है, तब भी वो घर बैठ के हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लें। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। चलिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था इसलिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समाजवाद का अर्थ और इसकी परिभाषा पे एक नज़र ज़रूर डालेंगे। स्टूडेंट, समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के ही अधीन होता है। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। स्टूडेंट, समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। उसकी एक बुनियादी प्रतिज्ञा ये भी है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। राजनीति के आधुनिक अर्थ में समाजवाद को पूंजीवाद या मुक्त बाजार के सिद्धांत के विपरीत देखा जाता है। स्टूडेंट, एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में समाजवाद यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में उभरे औद्योगिकीकरण की अन्योन्य क्रिया में विकसित हुआ। चलिए अब बात करते हैं हम समाजवाद की परिभाषा की, क्योंकि इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार समाजवाद क्या है। स्टूडेंट, समाजवाद का अभिप्राय ऐसे सिद्धांत या नीति से है जिसका उद्देश्य ये होता है कि उत्पादन के साधनों, पूंजी, भूमि, संपत्ति आदि पर समान रूप से समुदाय का स्वामित्व या नियंत्रण हो और इनका प्रशासन सबके हितों की दृष्टि से किया जाए। स्टूडेंट, सेलर्स के अनुसार समाजवाद एक प्रजातांत्रिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य ऐसे समाज के आर्थिक संगठन की रक्षा करना है जो किसी एक समय पर अधिकतम न्याय और स्वतंत्रता प्रदान कर सके। रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा कि समाजवाद का उद्देश्य समाज के आर्थिक और भौतिक साधनों का संगठन करना और मानव साधनों द्वारा उसका नियंत्रण करना है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे समाजवाद की जो अलग अलग धाराएं रही हैं, विचारधाराएं, वो किस रूप में रही हैं। तो जैसे इसके अंतर्गत हम स्वप्नदर्शी समाजवाद, जो विचारधाराएं बदलती रहीं, स्वप्नदर्शी समाजवाद, क्रांतिकारी समाजवाद, संशोधनवाद और साथ ही साथ इसमें हम फैबियन समाजवाद, समिष्टवाद, इन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं समाजवाद की जो
विचारधाराएं रही हैं उसके बारे में। समाजवाद 20वीं शताब्दी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है। अगर समाजवाद का अर्थ मनुष्य की समानता से लिया जाए तो ये विचार उतना ही पुराना है जितना कि सभ्यता है। स्टूडेंट, सैद्धांतिक नज़रिए से व्यक्तिवाद का विरोध करने वाले टॉमस मूर ने अपनी रचना यूटोपिया में एक आदर्शवादी समाजवादी व्यवस्था का चित्र अंकित किया। उसके बाद समाजवाद की अलग अलग धाराएं प्रचलित हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वप्नदर्शी समाजवाद की। प्रमुख स्वप्नदर्शी समाजवादी कौन कौन है, पहले उनके नाम जान लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन, ये आपके स्वप्नदर्शी समाजवादी हैं स्टूडेंट। इन्होंने समाजवाद की कल्पना तो की लेकिन समाजवाद का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन ने उद्योगों पर साझा स्वामित्व और अति उत्पादन के जरिए से जन कल्याणकारी व्यवस्था की परिकल्पना की है। स्टूडेंट, स्वप्नदर्शी समाजवाद में 3 विचारकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आपके सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरिक और रॉबर्ट ओवन। सेंट साइमन के समाजवादी विचार बहुत ही स्पष्ट और निश्चित नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्हें पूंजीवाद से ज़्यादा समस्या सामंतवाद से थी। उनका मानना था कि एक अच्छी व्यवस्था वो होगी जिसमें बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण होगा, सबको क्षमता के अनुसार काम और योग्यता के अनुसार वेतन मिलेगा। स्टूडेंट, उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू हो। साथ ही साथ फ्रांसीसी विचारक जो फूरियर थे, उन्होंने अपनी बुक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर मनुष्यों को छोटे छोटे समुदायों में संगठित करने का प्रस्ताव रखा जो सामान्य स्वामित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इस तरीके से फूरियर मनुष्य के बीच कार्य का विभाजन आकर्षक श्रम के सिद्धांत के अनुसार करने की बात करता है, यानी जो काम जिसे पसंद होगा उसे सौंपा जाएगा। स्टूडेंट, रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश उद्योगपति थे। उन्होंने अपनी बुक ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत सहकारिता प्रणाली का समर्थन किया। उन्होंने धर्म, विवाह और निजी संपत्ति का विरोध किया। उन्होंने बेरोजगार लोगों की समस्या के लिए सहकारिता ग्राम का समर्थन किया। उन्होंने न्यू शायर में सहकारिता पर आधारित फैक्ट्री की स्थापना की, लेकिन इसका सफल संचालन नहीं कर पाया। अब जैसे कि हमने आपको बताया सेंट साइमन के बारे में, फूरियर के बारे में और रॉबर्ट ओवन के बारे में, अब हम इनमें से देखते हैं हमारे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट ओवन को देखते हैं। इनकी बुक कौन सी थी? ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, ये आपका एक बुक हो गया। दूसरा, इन्होंने किस प्रणाली का समर्थन किया? सहकारिता प्रणाली का समर्थन किया। ठीक है, इन्होंने किसका विरोध किया? धर्म, विवाह और निजी संपत्ति का विरोध किया। इन्होंने बेरोजगार लोगों की समस्या के लिए किसका समर्थन किया था? तो इन्होंने बेरोजगार लोगों की समस्या के लिए सहकारिता ग्राम का समर्थन किया। आप देखिए एक ही टॉपिक में कितने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपकी। ठीक है, अब आते हैं फूरियर, फ्रांसीसी विचारक फूरियर जो स्वप्नदर्शी समाजवादी माने जाते हैं। तो इनकी बुक का क्या नाम था? द सोशल डेस्टिनी मैन ऑफ मैन। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने सामान्य स्वामित्व के सिद्धांत पर कार्य के विषय में चर्चा की और साथ ही साथ फूरियर मनुष्य के बीच कार्य का विभाजन आकर्षक श्रम के सिद्धांत के अनुसार काम करने की बात करते हैं। तो इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन तैयार हुए। अब हम बात करते हैं सेंट साइमन की। ठीक है, तो सेंट साइमन जो हैं पूंजीवाद से ज़्यादा इनको किससे समस्या थी? सामंतवाद से समस्या थी। और इन्होंने कहा कि सबको क्षमता के अनुसार काम और योग्यता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था की बात की थी। तो स्वप्नदर्शी समाजवादी में आपके सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समाजवाद की विचारधारा में, स्वप्नदर्शी समाजवाद में आपके सेंट साइमन, फिर चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन। ठीक है, आपके रॉबर्ट ओवन की बुक का क्या नाम था? ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। और फूरियर की बुक का क्या नाम था? द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रांतिकारी समाजवाद की। साम्यवाद भी आप इसे कहते हैं। स्टूडेंट, क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कौन है? आप सभी लोगों को पता है, कार्ल मार्क्स। कौन है इसके जनक? कार्ल मार्क्स। उन्होंने क्रांति के जरिए से वर्गहीन, शोषण विहीन साम्यवादी समाज की स्थापना का वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। ये आपका क्वेश्चन
रिपीट हो के भी पूछा जाता है अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करके, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्ल मार्क्स के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, कौन कौन से? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। इसी में से घूम घूम के आपके क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ आपके नेट का कोई भी टॉपिक बहुत लाइटली मत लीजिएगा, सब बहुत ही गंभीरता से पढ़िए, हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनके 4 सिद्धांत हुए। अब मार्क्स के अनुसार संसार का मूल तत्व क्या है? उन्होंने बताया कि संसार का मूल तत्व पदार्थ है, यानी कि अर्थव्यवस्था है, यानी उत्पादन प्रणाली। स्टूडेंट, मार्क्स ने कहा जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है, यानी कि जब समाज के आधार यानी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है तो अधिरचना का क्या मतलब हुआ? राज्य, कानून, इन सभी में भी परिवर्तन आता है। तो मार्क्स ने कहा कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के फलस्वरूप समाज में द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास होता है। स्टूडेंट, मार्क्स ने समाज को 2 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से वर्ग? शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो शोषक वर्ग का उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण होता है और शोषित वर्ग शोषक वर्ग के अधीन कार्य करता है। तो इस तरीके से शोषक वर्ग शोषितों का शोषण करते हैं, इसी कारण हर समाज में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। कार्ल मार्क्स ने 4 सिद्धांत बताए, फिर उसके बाद उन्होंने 2 वर्गों का विभाजन किया, शोषक और शोषित। अब देखिए, मार्क्स की एक बुक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें वो लिखते हैं कि अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी समाज में पूंजीपति और श्रमिक होते हैं, पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करते हैं, पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य को हड़प कर श्रमिकों की स्थिति दयनीय बना देते हैं और श्रमिकों में शोषण के फलस्वरूप संघीय चेतना उत्पन्न होती है। वो पूंजीपतियों को क्रांति के माध्यम से धराशायी करके खुद उद्योगों पर नियंत्रण करके सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना करते हैं। स्टूडेंट, मार्क्स ने एक ऐसी समाज की कल्पना की जो शासक विहीन और समानता पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायक तंत्र में जब सभी श्रमिक बन जाते हैं और शोषण समाप्त हो जाता है तो राज्य भी लुप्त हो जाता है और राज्य विहीन यानी कि वर्ग विहीन साम्यवाद की स्थापना होती है। स्टूडेंट, अगर लेनिन ने मार्क्स के विचारों में संशोधन करके मार्क्सवाद को रूस में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से व्यवहारिक रूप में लागू किया, तो माओ त्से तुंग ने चीन की परिस्थितियों के अनुरूप मार्क्सवाद में संशोधन करके मार्क्सवाद को चीन में लागू किया। रोजा लग्जमबर्ग जैसी विचारक जीवन के अंतिम समय तक मूल मार्क्सवाद में पूर्ण आस्था रखते थे। तो ये आपका समाजवाद की विचारधारा में क्रांतिकारी समाजवाद, जिसे आप साम्यवाद कहते हैं, उसके विषय में भी हमने आपको बताया। अब अगला हमारा क्या है इसी के आगे धाराओं में? संशोधनवाद भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, एडवर्ड बर्नस्टाइन आधुनिक जर्मन विचारक थे और उन्होंने मार्क्सवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की थी। ये व्याख्या संशोधनवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई और बर्नस्टाइन ने मार्क्सवाद की आलोचना और विकासात्मक समाज के समर्थन में कुछ तर्क दिए। वो तर्क आप ज़रूर सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, मार्क्स ने अपने से पहले के समाजवादियों को स्वप्नदर्शी बताया। हमने जैसे पहले स्वप्नदर्शी बताया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो मार्क्स ने जिन्होंने साम्यवाद स्थापित किया, क्रांतिकारी समाजवाद, तो मार्क्स ने अपने से पहले के समाजवादियों को स्वप्नदर्शी बताया और अपने विचार को वैज्ञानिक समाजवाद कहा। जबकि सच ये है कि मार्क्स भी कुछ मामलों में स्वप्नदर्शी ही हैं। वो जिस तरह की आकस्मिक और वैश्विक क्रांति की कल्पना करते हैं वो क्या है? स्वप्नदर्शी ही है। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद जैसे जैसे प्रबल होगा वैसे वैसे समाज का ध्रुवीकाल 2 विरोधी वर्गों में होता जाएगा। सच ये है कि समाज में विभेद बढ़ रहा है, ध्रुवीकाल नहीं। ठीक है, ये आपके एडवर्ड बर्नस्टाइन ने समाजवाद के समर्थन में, विकासात्मक समाजवाद के समर्थन में इन्होंने जो तर्क दिए थे वो हम आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट, एडवर्ड बर्नस्टाइन ने ये भी कहा कि मार्क्स का अधिशेष मूल्य का सिद्धांत भी अव्यवहारिक है। कोई भी समाज मूल्य में होने वाली संपूर्ण
पूर्ण वृद्धि मजदूर को नहीं सौंप सकता है। ये तो कॉमन सी बात है। मजदूर वर्ग की तानाशाही को भी उचित नहीं माना जा सकता है। कोई भी बहुसंख्यक वर्ग अगर अल्पसंख्यक वर्ग का दमन करता है तो ये अपने आप में गलत है। राज्य का उचित स्वरूप लोकतांत्रिक ही हो सकता है, क्योंकि उसमें समाज के सभी वयस्क नागरिक निर्णयों में हिस्सेदार बनते हैं। स्टूडेंट, बर्नस्टाइन की बुक थी इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। उसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान पूंजीवाद से समाज में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं, जिससे क्रांति का मार्ग संभव नहीं है। अच्छा, तो इन्होंने ये चीज़ कही, तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो परिवर्तन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि उद्योगों का अनेक क्षेत्रों में फैलाव और विकेंद्रीकरण। वर्ग संघर्ष अब उतना तेज नहीं रहा, क्योंकि कामगार वर्ग की हालत बिगड़ी नहीं बल्कि सुधर गई है। स्टूडेंट, मध्यम वर्ग का आकार संकुचित नहीं हुआ बल्कि और बड़ा हो गया है। तो बर्नस्टाइन ने तर्क दिया कि ऐसी हालत में कामगार वर्ग को हटकर कदम बढ़ाने का रास्ता अपनाना चाहिए, एकदम टूट पड़ने का नहीं। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए, ना कि क्रांति के माध्यम से। ठीक है, अब इसी विषय में आपके जर्मन सामाजिक लोकतंत्र के विषय पे भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। 1848 में मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था, जिसमें वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति को बहुत ही अनिवार्य बताया गया था। स्टूडेंट, ये सिद्धांत 1840 के दशक की परिस्थितियों को केंद्र में रखकर बनाया गया था, और इस समय का जो राज्य का स्वरूप था वो पूरी तरीके से शोषणकारी और विशिष्ट वर्गवादी था, और उसे साधारण की समस्या से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 1850 के दशक के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी, जिनमें समाजवादी विचार के प्रति लगाव था। स्टूडेंट, पहला प्रसिद्ध विचार जर्मनी में जर्मन सामाजिक लोकतंत्र के नाम से विकसित हुआ। सामाजिक चिंतन की धारा जर्मन सामाजिक लोकतंत्र, जिसको फर्डिनेंड लासाल ने निरूपित किया था। जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं इस तरीके से हैं, जैसे कि मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था में आस्था रखते हुए वर्ग संघर्ष की धारणा का विरोध किया गया, राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया, मजदूरी के लौह नियम का आविष्कार किया। लासाल ने समाजवाद की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक तरीके की पैरवी की। इसके लिए काम वर्ग को संगठित होकर बल के माध्यम से विधानमंडल में बहुमत करना चाहिए, तत्पश्चात सरकार का निर्माण करके समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही साथ इस तरीके से काम वर्ग को आर्थिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा हो गया संशोधनवाद। अब इसके बाद हम ज़रूर बात करेंगे फेबियन समाजवाद पे, क्योंकि हम धीरे धीरे इसके आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फेबियन समाजवाद फेबियन सोसाइटी से जुड़ा है। इसकी स्थापना टॉमस डेविडसन के शिष्यों ने 1884 ईस्वी में की थी। इसका मूल मंत्र क्या था? उपयुक्त क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। स्टूडेंट, रोमन सेनापति फेबियन का मूल मंत्र है। फेबियन समाजवादी लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करने चाहते हैं। उन्होंने मध्यम वर्ग में समाजवाद संबंधी शंका को दूर करने के लिए अंतः प्रवेश की तकनीकें अपनाई है। इन्होंने जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया और मिल भी इससे प्रभावित थे। ये मिल से प्रभावित थे और वो भूमि की सीमांत उपयोगिता में आस्था रखते थे, यानी कि भूमि में कमी के कारण उनकी आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। इस तरीके से फेबियन समाजवादी जमींदारों पर प्रहार पूंजीपतियों की अपेक्षा अधिक करते हैं। और फेबियन समाजवाद से जुड़े विद्वान हैं सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, बर्नार्ड शॉ, सिडनी ओलिवियर, ग्राहम वेलेस, हार्वर्ड ब्लैड, विलियम क्लाउ, एडवर्ड पीज, एच जी वेल्स, रैमजे मैकडोनाल्ड, पैथिक लॉरेंस, कीर, ये सभी समाजवाद के इस फेबियन दृष्टिकोण से उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हमें फेबियन एसेज नाम की बुक में मिलती है। इसका संपादन बर्नार्ड शॉ ने किया था। इस पुस्तक के 4 लेख ऐतिहासिक, आर्थिक, औद्योगिक और नैतिक आधारों से संबंधित हैं। 2 लेख भविष्य के समाजवादी समाज पर हैं और 1 लेख समाजवादी परिवर्तन पर है। स्टूडेंट, ऐसे आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको लगता होगा कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में माइंड में नहीं घुस रहा है, लेकिन ऐसा करिए, इसके पढ़ने की भी एक स्ट्रेटजी होती है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए और इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है।
आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको स्टडी जो है स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, साथ साथ आपको स्टडी स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी। चलिए बात करते हैं अब समिष्टवाद की। स्टूडेंट, फेबियनवाद की प्रेरणा से इंग्लैंड और आसपास के देशों में एक मध्यम वर्गीय समाजवादी आंदोलन शुरू हुआ जिसे समिष्टवाद कहा गया। इसे राज्य समाजवाद भी कहा जाता है। ये किसी विशेष दार्शनिक या विचारक की विचारधारा नहीं है। समिष्टवाद की मूल्य मान्यता ये है कि समस्त मूल का जन्मदाता समाज है। फेबियनवाद ने भूमि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में समाज जन्य मूल्यों की पहचान की। समिष्टवाद का विचार भी इसी मान्यता पर आधारित होता है। तो समिष्टवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। समिष्टवादी चिंतन का आदर्श लोकतंत्रीय राज है जिसमें सत्ता पूरे समुदाय के प्रतिनिधियों के हाथ में रहेगी और उनकी सहायता के लिए विशेषज्ञ प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। ऐसा राज्य समाज के सारे संसाधनों का प्रयोग समाज के सर्वोत्तम हित में करेगा। स्टूडेंट, फेबियनवाद और प्रेरित समिष्टवाद मुख्यतः मध्यवर्गीय आंदोलन था और उनमें मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का विशेष समर्थन था। तो ये हमने आज आपसे चर्चा की, समाजवाद की। कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। स्टूडेंट, आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए और हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आपको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप सभी के सपोर्ट से हम आपके लिए और भी अच्छा वर्क कर सकें। थैंक यू।